हेलो एवरीवन, ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बेसिक जो कंपोनेंट और जो एक लाइन डायग्राम था, लेआउट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक जनरल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो लेआउट था वो डिस्कस किया था। उसके साथ साथ उसके जो बेसिक कंपोनेंट थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते आज टॉपिक के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है 1.7 में एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब हम जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करने वाले हैं उसका दूसरी जो सिस्टम है मैकेनिकल या फिर और जो कोई भी सिस्टम यूज़ होती है उसकी कंपेयर में इसके एडवांटेजेस क्या है वो। ओके, बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है हाइड्रोलिक सिस्टम। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लास नोट लेके बैठिए और जो भी चीज़ें आपको बोली जा रही है यहाँ से उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, पहले एडवांटेजेस है हाइड्रोलिक पावर इज़ इजी टू प्रोड्यूस, ट्रांसमिट, स्टोर, रेगुलेट एंड कंट्रोल एंड मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट। कि जहाँ पे भी हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक पावर को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने का तरीका बहुत ही ईजी है। प्रोड्यूस होने के बाद हम लोग इसको इजीली स्टोर एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं कंट्रोलिंग में, प्रोडक्शन में, ट्रांसमिटिंग में, उसको स्टोर करने का भी ईजी है। उसके साथ साथ उसको अगर मेंटेन करना है, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, वो भी एकदम ईजी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। सेकंड एडवांटेजेस, weight to power ratio of the hydraulic system is comparatively less than that for an electromechanical system। कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, मतलब मोटर घूमेगी, मोटर से चेन ड्राइव, बेल ड्राइव की मदद से पावर ट्रांसमिट होगा, तो हमारी जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसकी कंपेयर में ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है किस क्राइटेरिया में अच्छी है, तो कि वेट टू पावर रेशियो, मतलब पूरे सिस्टम का जो पावर रेशियो होगा वेट के कंपेयर में, वेट टू पावर रेशो, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम अच्छी है। एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि 8.5 kg पर किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर है ना, जिसका किलोवाट का, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका रेटिंग आता है किलोवाट में। तो 1 किलोवाट की अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर लेंगे तो उसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 8.5 kg, यानी 8.5 kg होगा पर किलोवाट। उसकी कंपेयर में अगर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम लेंगे तो उसका वेट पर किलोवाट कितना हो रहा है, 0.5 kg, यानी आधे kg पर किलोवाट में वो आधा kg ही वेट कंज्यूम करेगा। उसकी कंपेयर में अगर इलेक्ट्रिक मोटर लेंगे तो वो पर किलोवाट 8.5 किलोग्राम वेट कंज्यूम करेंगे। आप देख सकते हैं कि जितनी सिस्टम बड़ी होगी उतना वेट बढ़ेगा। किस में? इलेक्ट्रिकल मोटर में, है ना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम है उसके अंदर जितना किलोवाट बढ़ेगा उतना मोटर का वेट बढ़ेगा। उसकी कंपेयर में हाइड्रोलिक सिस्टम में किलोवाट बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ वेट क्या होगा, बहुत ही कम बढ़ेगा। तो वेट टू पावर रेशियो के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मतलब लेस वेट टू पावर रेशियो उसका है। थर्ड है, इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट हाई गेन इन फोर्स एंड पावर एम्प्लीफिकेशन। मतलब अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए एक्टिवेटर के अंदर, एंड इफेक्टर के अंदर, लास्ट में आउटपुट में, तो ये पॉसिबल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या कर सकते हैं, हाई गेन से, यानी कि ले सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर जो भी पावर है उसका एम्प्लीफिकेशन, यानी बीच में एक मैकेनिज्म रख के इनपुट को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे एम्पलीफाई करके एम्प्लीफिकेशन से उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको हाई आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट अगर चाहिए तो आप अचीव कर सकते हैं एम्प्लीफिकेशन करके पावर का। चौथा एडवांटेजेस है, हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। हाइड्रोलिक सिस्टम कैसी है, तो कि भाई यूनिफॉर्म है एंड स्मूथ एंड जनरेट स्टेपलेस मोशन एंड वेरिएबल स्पीड
एंड फोर्स टू ग्रेटर एक्यूरेसी। अभी क्या होता है कि अगर आप चेन ड्राइव, बेल ड्राइव यूज़ करते हैं तो बीच बीच में चेन ड्राइव में या बेल ड्राइव में स्लिप है ना, या फिर क्रीप, ऐसे फिनोमिनन की वजह से जो पावर ट्रांसमिट होता है उसमें गैप आ जाती है, स्लिप हो जाते हैं बेल्ट, तो आपको कांस्टेंट रेट से यूनिफॉर्मली एंड स्मूथली पावर ट्रांसमिशन मिल पाएगा नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में आप बहुत ही यूनिफॉर्म यानी एक समान तरीके से और बहुत ही स्मूथली पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। साथ में स्टेपलेस मोशन जनरेट होगी, मतलब कांस्टेंट रेट से मोशन जनरेट होगी, बीच में कहीं पे भी गैप आएगी नहीं। उसके साथ साथ आप चाहो तो स्पीड के अंदर वेरिएबल यानी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड एंड फोर्स, उसमें भी आप कम ज़्यादा मात्रा में यानी वैल्यू में स्पीड और फोर्स को जनरेट कर सकते हैं विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। आपको क्या लिखना है तो कि जो भी पावर ट्रांसमिट होगा, स्पीड जनरेट होगी, वो बहुत ही स्मूथ यूनिफॉर्म तरीके से होगी। मोशन जो होगी वो स्टेपलेस यानी कंटिन्यूसली होगी। और स्पीड के अंदर अगर आपको वेरिएशन लाना है तो आप वो भी ला सकते हैं स्मूथली एकदम। और जो भी फोर्स है उसके अंदर भी आप वेरिएबल ला सकते हैं, यानी कि फोर्स को भी आप वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। ओके, ये मैकेनिकल सिस्टम में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आप सब लोग बाइक चलाते हैं, आपने गियर, चेन, क्लच, बेल्ट सब यूज़ किया है, आप इजीली उसको समझ जाओगे कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते, 5वें नंबर पे है एडवांटेजेस में, डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइड्रोलिक पावर इज सिंपलियर एंड ईजियर देन द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी केमिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोडायनेमिक्स है, न्यूक्लियर है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है एनर्जी के, काइनेटिक, पोटेंशियल। ओके, वो सारे एनर्जी के कंपेयर में हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एक मेन सोर्स से अलग अलग जगह पे हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, और उसको जो डिवीज़न यानी कि अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड करके भेजते हैं, वो बहुत ही क्या होगा, सिंपल होगा यानी ईजियर होगा। सिंपल मतलब आप उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाकी के जो एनर्जी फॉर्म है उसकी कंपेयर में आप उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट एंड डिवाइड और उसके साथ साथ कंट्रोल एंड मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई हाइड्रोलिक सिस्टम का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कंपोनेंट में वो बहुत ही सिंपल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पे, लिमिटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द हाइड्रोलिक फोर्स आर इजीली परफॉर्म। लिमिटिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है, अगर आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई इतनी लिमिट में यानी ये लिमिट तक ही क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट या फिर सप्लाई होना चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई कंपोनेंट डिज़ाइन किया है कि भाई इतनी हाइड्रोलिक एनर्जी पे वो चलेगा, परफॉर्म करेगा, तो उसको आप इजीली डिज़ाइन करके उसको परफॉर्म भी करवा सकते हैं। क्लियर है? 7वें नंबर पे है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज मच लेस इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल मूवमेंट। देखिए, हम सबको मालूम है कि मैकेनिकल सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो पावर लॉस होता है, जो नुकसान होता है, वो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कंपोनेंट आपस में फ्रिक्शन के साथ मूवमेंट करेंगे वहाँ पे बीच में कौन आ जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्योंकि बीच में हाइड्रोलिक सिस्टम में आ जाता है हाइड्रोलिक फ्लूइड। दैट मीन्स लुब्रिकेशन हो गया कंपोनेंट के बीच में, लुब्रिकेशन हो गया तो फिजिकल कांटेक्ट कम हो जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो एनर्जी का जो लॉसेस है ड्यू टू दी फ्रिक्शन वो भी बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू मैकेनिकल सिस्टम मोमेंट। क्लियर है? अब आप सब पढ़ चुके हो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब एप्लीकेबल हो गए। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, घुमा के उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है। चलिए 8वें नंबर पे देखते हैं, हाइड्रोलिक एलिमेंट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस एंड कंट्रोल रिवर्सली। अब देखिए, सबसे
इम्पोर्टेंट कहा जाए ऐसा एक फ़ायदा है। हम जानते थे मैकेनिकल सिस्टम में, बेल्ट ड्राइव में, चेन ड्राइव में, गियर ड्राइव में, फ्रिक्शन ड्राइव में कि भाई डिस्टेंस का एक क्राइटेरिया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट था कि कुछ डिस्टेंस तक ही आप बेल्ट ड्राइव यूज़ कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन में, कुछ डिस्टेंस तक ही आप चेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, कुछ कम डिस्टेंस होगा तभी आप गियर ड्राइव, फ्रिक्शन ड्राइव वो सब यूज़ कर सकते थे, कैम फॉलोवर। लेकिन यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। कैसे सॉल्व हो गए हैं? क्योंकि भाई हाइड्रोलिक सिस्टम्स या फिर एलिमेंट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस एंड कंट्रोल रिवर्सली। आप कितने भी डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, उसका कंट्रोल यूनिट है और आपने ट्रांसफ़र लाइन की मदद से यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे एंड इफेक्टर या एक्चुएटर लगा दिया है, तो कितने भी डिस्टेंस पे आप एक्यूरेटली, है ना, कहीं से भी उसको कंट्रोल और ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं पे भी आप लोकेट कर लो और कहीं से भी उसको चला के ऑपरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया था पावर ट्रांसमिशन में, यहाँ पे पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है हाइड्रोलिक सिस्टम का, कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, कहीं पे भी आप रख सकते हैं और कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और रिवर्सली मतलब कहीं से भी कंट्रोल करके उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। डिस्टेंस डजंट मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। द नॉइज एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाई द हाइड्रोलिक पंप इज़ मिनिमम। हम जानते थे कि लेथ मशीन चलता है, हमारी बाइक चलती है, बेल ड्राइव से पावर ट्रांसमिशन होता है, चेन ड्राइव से होता है, गियर से होता है, क्लच से होता है, फ्रिक्शन प्लेट से होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ प्रोड्यूस होता था और ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पावर प्रोड्यूस करने वाला जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोलिक पंप, तो उसके अंदर जो नॉइज़ एंड जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा। कम मतलब मिनिमम होगा कंपेयर टू मैकेनिकल सिस्टम। आपको इतना याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। हाइड्रोलिक सिस्टम आर चीपर इफ वन कंसिडर द हाई एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अगर आपको हाई एफिशिएंसी के साथ पावर ट्रांसमिशन करना है तो विथ कंपेयर टू मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बहुत ही सस्ता यानी कि चीपर पड़ेगा, है ना, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। लेकिन किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखोगे? अगर आपको मैक्सिमम यानी हाई एफिशिएंसी से अगर पावर ट्रांसमिशन करना है तो मैकेनिकल सिस्टम की कंपेयर में हाइड्रोलिक सिस्टम आपको सस्ता लगेगा। मैकेनिकल सिस्टम भी सस्ता ही है, चीपर ही है, लेकिन उसमें आपको पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आपने 100% पावर प्रोड्यूस किया होगा तो वो डिलीवर 35, 65, 45 ही करेगा, तो यह हाई एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोलिक सिस्टम होगा तो वो 80, 75, 80, 85, 90, 95 तक एफिशिएंसी के साथ पावर ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है? 11वें नंबर पे देखते हैं। ईजी मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ अनदर एडवांटेजेस। अब जो मैं एक्चुअल में जॉब कर रहे होगे, कहीं पे काम किया होगा, बाइक का मेंटेनेंस किया होगा, किसी मशीन मोटर का मेंटेनेंस किया होगा, तो उसकी कंपेयर में इंजीनियर को या फिर मेंटेनेंस करने वाले को हाइड्रोलिक सिस्टम का मेंटेनेंस कैसा लगेगा? इजी लगेगा। क्योंकि कुछ होता नहीं है भाई, पंप होते हैं, सप्लाई लाइन होती है, एंड इफेक्टर होते हैं और ढेर सारे वाल्व होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। 12वें नंबर पे देखेंगे। 11वें नंबर पे क्या देख लिया? मेंटेनेंस ईजी है। ठीक है, 12वें नंबर पे देखते हैं। हाइड्रोलिक इज़ अ मैकेनिकली सेफ, कॉम्पैक्ट एंड इज़ एडेप्टेबल टू अदर फॉर्म ऑफ पावर एंड कैन बी इजीली कंट्रोल। अगर मैकेनिकली आप देखोगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही सेफ है। ओके, कॉम्पैक्ट यानी छोटी है, हैंडी, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं। एंड एडेप्टेबल टू अदर फॉर्म ऑफ पावर, मतलब आप उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट करके, अदर फॉर्म ऑफ पावर, एनर्जी के जो अलग अलग स्वरूप है उसमें कन्वर्ट करके भी आप उसको कंट्रोल और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12वां फ़ायदा, एडवांटेजेस किसका? हाइड्रोलिक सिस्टम का। 13 नंबर पे देखते हैं। हाइड्रोलिक आउटपुट कैन बी बोथ लीनियर, रोटेशनल एंड एंगुलर। अब देखिए, ये
जो मोशन जनरेट होती है उसके बेस पे आपको एक फ़ायदा समझा रहे हैं। जो आउटपुट होगा हाइड्रोलिक एनर्जी का, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम का, वो लीनियर भी होता है। लीनियर सबको मालूम है, एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, रोटेशनल यानी सर्कुलर मोशन में भी होता है। उसके साथ साथ एंगुलर यानी क्रॉस डायरेक्शन में भी हो सकता है। यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कनेक्शन लाइन हाइड्रोलिक सिस्टम परमिट जनरेशन ऑफ द कंपाउंड मोशन विदाउट गियर। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स मोशन को जनरेट करना चाहते हो तो वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपाउंड मोशन ऑफ द गियर ना। आपको अलग अलग तरीके के गियर यूज़ करने पड़ेंगे और उसका जो कंपाउंड मोशन क्रिएट होगा उससे आप फ्लेक्सिबल कनेक्शन की मदद से जो कॉम्प्लेक्स मोशन है, अलग अलग तरीके की जो अटपटी मोशन है, उसको भी आप बिना किसी गियर के आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? 14 नंबर पे है, 14 नंबर पे हाइड्रोलिक इज बेटर ओवर लोड सेफ पावर सिस्टम। ठीक है, आपको मालूम है कि सिस्टम जितना ज़्यादा बड़ा होगा है ना, उसको उतना चलाने में उतना ज़्यादा पावर यूज़ होगा। ज़्यादा पावर यूज़ होगा तो वो ज़्यादा लोड लेगा, सामने वो आउटपुट भी इतना प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये जो ओवरलोड वाली जो कंडीशन है, कभी बार क्या होता है कि भाई सिस्टम के ऊपर ज़्यादा वेट लगने की वजह से, ज़्यादा लोड लगने की वजह से आउट ऑफ द लिमिट ओवरलोडिंग कंडीशन में चली जाती है सिस्टम, मशीन या फिर कोई भी जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है वो, तो वो इसके अंदर थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना, बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमने आगे ही देखा था कि हमारे पास एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है जो क्या करेगा, तो कि प्रीसेट लिमिट के ऊपर जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा वो सीधा खुल जाएगा और पूरे प्रेशराइज फ्लूइड को क्या करेगा, वापस रिजर्वियर में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो लोड मतलब ओवरलोड में जो सेफ कंडीशन में काम करने वाला जो क्राइटेरिया है, जो एक पॉइंट है, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम में एक कंपोनेंट आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। लास्ट एडवांटेजेस है एब्सोल्युटली एक्यूरेट फीडबैक ऑफ लोड, पिस्टन एक्सेट्रा कैन बी अचीव्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम as in electrohydraulic and digital electronic servo system. Because of high power and accurate control possibility, in modern engineering language, hydraulic is termed as the muscles of the system and electronics it's a nervous system. क्या कहते हैं कि जो लोड और पिस्टन जो लोड और जो पोजीशन है उसका एक एक्यूरेट फीडबैक आने की वजह से इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वो सिस्टम की मदद से आप फीडबैक यूनिट लेके, यानी फीडबैक यूनिट से फीडबैक लेके एंड एक्ट्यूएटर यानी कि जो लास्ट में जो आउटपुट मिलता है उसकी पोजीशन, उसके ऊपर लगने वाले लोड को कैलकुलेट करके जो इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वो सिस्टम है वो क्या करेंगे, उसको बहुत ही एक्यूरेटली कंट्रोल करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी अच्छी है, ये पॉसिबल है कि वो हमारी सिस्टम एक्यूरेटली कंट्रोल होगी। तो इसकी वजह से आप लोग बोल सकते हैं कि भाई मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर आपको कुछ डिफाइन करना है तो आप अपने ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हाइड्रोलिक्स है, मतलब जो फ्लूइड यूज़ होता है वो सिस्टम के मसल्स है। मसल्स यानी जो मैन पावर में हमारे पास जो मसल्स होते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लोड उठा सकते हो, तो मसल्स है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब जो कंट्रोलिंग सिस्टम में जो छोटे छोटे सेंसर्स, वायरिंग सिस्टम, केबल्स, वो है, वो उसकी नर्वस सिस्टम है। ऐसा मॉडर्न इंजीनियरिंग के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। आज हमने देख लिए एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जिस जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं सिस्टम के, मैकेनिज़्म के, नई नई टेक्निक के, टेक्नोलॉजी के, उसके डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।